सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। ऑन मेरिट्स। देखो, जब कानूनी भाषा में मेरिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है कि मान लो कोई भी केस जो है वो डिसाइड किया गया है और हम उस केस के बारे में कहते हैं कि इट हैज़ मेरिट। इसका मतलब ये है कि भाई अदालत को लगता है कि जो भी बातें इस केस के संबंध में कही गई हैं वे सत्य हैं या फिर पर्याप्त प्रमाण मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई केस हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। इसका मतलब है कि भाई ये जो केस डिसाइड किया गया है इसके लिए पर्याप्त एविडेंस है, पर्याप्त प्रमाण है। फॉलोइंग, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भीमा कोरेगांव केस के संबंध में। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट बेल ऑर्डर। बेल ऑर्डर का मतलब हो गया जमानत के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब हो गया फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए, यानी कि फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट बेल ऑर्डर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बेल के संबंध में जो आदेश हैं उसका पालन करते हुए। भीमा कोरेगांव केस नीड्स अ रीलुक। जो भीमा कोरेगांव केस है उस केस को ज़रूरत है कि उसे हम क्या करें, एक रीलुक दें। रीलुक का मतलब है उसको फिर से देखें, उसका फिर से परीक्षण करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बेल के संबंध में, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो भीमा कोरेगांव केस है उसको फिर से देखने की ज़रूरत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग बेल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डर दिया है। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, और इस ऑर्डर में क्या किया गया है, जमानत प्रदान की गई है, जमानत दी गई है। टू, किनको दी गई है जमानत, एक्टिविस्ट्स, कार्यकर्ता, वर्नन गोंसाल्वेस एंड अरुण फरेरा। तो कुल मिला के ये दो व्यक्ति हैं, ये दो कार्यकर्ता हैं, वर्नन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा। इनको जमानत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। ये ऑर्डर क्या दिखाता है, हाउ, कि कैसे, इवन अंडर अ स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त, एंटी टेररिज्म लॉ, कि किस तरह से एक बहुत ही सख्त एंटी टेररिज्म लॉ के अंतर्गत, है ना, कि भाई ये जो आतंकवाद निरोधी, आतंकवाद एंटी टेररिज्म का लॉ है, यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए जो बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत डिनायल, डिनाई का मतलब है यहाँ पे इनकार कर देना, मना कर देना। डिनायल ऑफ बेल, यानी कि अगर जमानत इनकार कर दी जाती है, जमानत नहीं दी जाती है, नीड नॉट बी द नॉर्म। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये दिखाता है कि डिनायल ऑफ बेल, बेल यानी कि जमानत को इनकार कर देना, इसे एक नॉर्मल नियम बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट बी द नॉर्म, नॉर्म का मतलब हो गया प्रावधान। तो कुल मिला के इसे हम एक रेगुलर प्रैक्टिस न बना लें कि भाई किसी व्यक्ति को एंटी टेररिज्म लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया और फिर उसे बेल न दी जाए। ऐसा जो प्रोविज़न जो है ना, हम सेट न कर लें। एंड अ प्रिलिमिनरी असिस्टेंट, एंड अ प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्रथम दृष्टया। असेसमेंट का मतलब हो गया मूल्यांकन। कैन ले बेयर, देखो ले बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील कर देना, किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना, उसे उघाड़ देना। द वीकनेसेस, वीकनेस का मतलब हो गया कमजोरी, ऑफ अ पुलिस केस। कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से एक बहुत ही प्राथमिक या प्रथम दृष्टया किसी चीज़ का असेसमेंट किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो वो मूल्यांकन जो है
रिवील कर सकता है। किस चीज़ को? कि भाई कोई पुलिस केस है वो कितना वीक है, उसकी वीकनेस जो है वो उजागर हो सकती है कि अगर एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट ठीक तरह से किया जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर समवन अरेस्टेड अंडर सीरियस प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून UAPA, टू गेट बेल। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर समवन, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हु हैज़ बीन अरेस्टेड, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है, अंडर किस चीज़ के तहत? UAPA के जो बहुत ही गंभीर प्रोविज़न्स हैं, बहुत ही गंभीर प्रावधान हैं, उनके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए टू गेट बेल, उसके लिए जमानत पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अंडर सेक्शन 43D(5) कि सेक्शन 43D(5) के तहत नो कोर्ट कैन ग्रांट बेल, कोई भी अदालत जो है जमानत नहीं दे सकती, इफ़ देयर आर रीज़नेबल ग्राउंड्स, अगर वाजिब आधार हैं। रीज़नेबल का मतलब हो गया वाजिब, ग्राउंड्स का मतलब हो गया आधार। टू बिलीव द एक्यूजेशन इज़ ट्रू, उदाहरण एक्यूजेशन का मतलब हो गया आरोप, यानी कि कोई व्यक्ति UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है और अंडर सेक्शन 43D(5) के तहत कोई भी अदालत जो है जमानत नहीं दे सकती ऐसे व्यक्ति को, अगर इस बात को बिलीव करने के, यानी कि ये मानने के पर्याप्त आधार हैं कि जो एक्यूजेशन है, जो आरोप व्यक्ति के ऊपर हैं, वे सत्य हैं। तो इसको मानने का अगर पर्याप्त आधार है तो किसी भी अदालत से उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिल सकती। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, एन अपेक्स का मतलब हो गया यहाँ पे सुप्रीम, अपेक्स कोर्ट जजमेंट इन 2019, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2019 में, होल्ड्स, उस जजमेंट में इस बात को कायम रखा गया था, उस जजमेंट में इस बात को कहा गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जो जजमेंट है वो ये कहता है दैट देयर कैन नॉट बी अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एविडेंस एट द बेल स्टेज, यानी कि जिस वक्त जमानत दी जाती है, बेल स्टेज का मतलब हो गया वो चरण जब व्यक्ति को जमानत दी जाती है। तो 2019 के अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो भी एविडेंस हैं, जो भी प्रमाण हैं, उनका विस्तृत एनालिसिस, उनका विस्तृत परीक्षण बेल स्टेज के दौरान नहीं किया जा सकता, एंड और बेल मस्ट बी डिसाइडेड ओनली ऑन द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द केस। ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़, ब्रॉड का मतलब हो गया व्यापक, प्रोबेबिलिटीज़ संभावनाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 2019 जजमेंट में कहा था कि जो बेल है, जो जमानत है, मस्ट बी डिसाइडेड, उसका फैसला किया जाना चाहिए ओनली ऑन, सिर्फ किस आधार पे? द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द केस, केस की जो व्यापक संभावनाएं हैं उन्हें देखते हुए ही बेल डिसाइड की जानी चाहिए। इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस 2019 के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए, इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट दैट, अब ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ ग्रांटेड बेल, कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत प्रदान कर दी है, किन्हें? टू मिस्टर गोंसाल्विस एंड मिस्टर फरेरा ऑन मेरिट्स, है ना। फिर आया ये शब्द ऑन मेरिट्स, ध्यान रखना कि भाई अदालत के द्वारा किसी भी केस को मेरिट्स के आधार पर डिसाइड किया गया है, इसका मतलब है अदालत ये मानती है कि जो भी बातें हैं वो ट्रू हैं, यानी कि जो फैसला लिया गया है वो प्रमाण के आधार पे लिया गया है, जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पे लिया गया है। तो फाइनली क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है किन्हें? मिस्टर गोंसाल्विस और मिस्टर फरेरा को। इन द कोर्ट्स एनालिसिस, अब देखो
कोर्ट ने ये विश्लेषण किया, देयर इज़ अ क्लियर डीबंकिंग ऑफ द केस। देखो, डीबंक का मतलब होता है उघाड़ना, एक तरह से किसी चीज़ का भंडाफोड़ करना, किसी चीज़ को पूरी तरह से एक्सपोज कर देना, है ना, उसको एक तरह से रिवील कर देना। इन द कोर्ट्स एनालिसिस देयर इज़ अ क्लियर डीबंकिंग ऑफ द केस। तो कुल मिला के कोर्ट ने जो एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि ये जो पूरा की पूरा केस है ना, इसकी डीबंकिंग देखने को मिली, यानी कि इस केस का असली रूप सामने आ गया है। यानी कि इस केस का एक तरह से आप कह सकते हो कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उघाड़ दिया है। अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, यानी कि इसके अलावा, यानी कि एक तो न तो किसी तरह का कोई एविडेंस देखने को मिला, यानी कि एविडेंस का अभाव है। इसके अलावा दैट द अक्यूज्ड वर पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, अक्यूज्ड का मतलब हो गया आरोपी, कि जो आरोपी हैं वे किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे। न तो इस तरह का कोई एविडेंस मिला है ना, तो ये एक तो एविडेंस भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम द अब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, कि किसी भी तरह के एविडेंस के अभाव के बिना द कोर्ट हैज़ नोटेड, अदालत ने इस बात को नोट किया है, दैट द लेटर्स इन विच दे वर मैंशनड, यानी कि कुछ ऐसे जो लेटर्स मिले हैं जिनमें कि इन व्यक्तियों का नाम है, यानी कि कुछ ऐसे लेटर्स प्रस्तुत किए गए जिन लेटर्स में इन व्यक्तियों का नाम मौजूद है। तो ये जो लेटर्स थे, है ना, जिनमें इन व्यक्तियों का नाम मेंशन किया गया था, कंटेन्ड ओनली थर्ड पार्टी रेस्पॉन्सेस। उन लेटर्स में क्या बात शामिल थी? कंटेन्ड ओनली थर्ड पार्टी रेस्पॉन्सेस, कि कोई तीसरा जो पक्ष है उसके रेस्पॉन्सेस उन लेटर्स में कंटेन थे, है ना, उसके रेस्पॉन्स जो है शामिल थे। एंड नन वाज रिकवर्ड फ्रॉम देम, और किसी भी तरह का लेटर इन व्यक्तियों के पास से रिकवर नहीं किया गया। इन अ टेलिंग कमेंट, देखो टेलिंग का मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं। टेलिंग का मतलब है एक तरह से सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन अ टेलिंग कमेंट, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कमेंट करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कहता है, मेयर, मेयर का मतलब हो गया ओनली, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, इन सेमिनार्स बाय इटसेल्फ, कि सिर्फ अपने आप में किसी सेमिनार में भागीदारी करना, कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है निर्मित करना, ऑफेंस का मतलब हो गया कोई अपराध। अंडर द बेल रेस्ट्रिक्टिंग सेक्शंस ऑफ द 1967 एक्ट UAPA विद विच दे हैव बीन चार्ज। देखो ये जो UAPA कानून है 1967, है ना, का एक्ट है, इसकी कुछ धाराएं हैं जो कि बेल रेस्ट्रिक्टिंग, है ना, ये बेल रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब है कि भाई अगर इन धाराओं के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है फ़िलहाल कि भाई सिर्फ सेमिनार में भागीदारी करना एक ऐसे ऑफेंस को निर्मित नहीं करता कि आप उसके लिए बेल व्यक्ति को न दो। विद विच दे हैव बीन चार्ज, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर जो चार्ज है ना, जो आरोप लगाए गए हैं वो कौन से लगाए गए हैं? 1967 एक्ट, है ना, UAPA के चार्ज जो है इनके ऊपर लगाए गए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द भीमा कोरेगांव वायलेंस केस, कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में ये पहली बार है in which activists and lawyers were arrested in 2018। अब देखो इस केस के बारे में हमें और थोड़ा सा कॉमा टू कॉमा जो है ना, इसी केस के बारे में और थोड़ा सा बताया जा रहा है कि 2018 में क्या हुआ था। इस केस के तहत कुछ कार्यकर्ता और कुछ वकील जो थे उन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था ऑन द चार्ज, और ये चार्ज उनके ऊपर लगाया गया था, ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, ऑफ बीइंग का मतलब है होना,
पार्ट ऑफ अ माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, कि माओवादी षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप इन व्यक्ति पर लगाते हुए 2018 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये भीमा कोरेगांव केस में पहली बार है कि किसी अदालत ने इस बात को रिकॉर्ड किया है, यानी कि इस बात को दर्ज किया है कि अ फाइंडिंग का मतलब है आपको क्या पता चला है ना, दैट द एक्यूजेशंस में नॉट बी ट्रू। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड अ फाइंडिंग, तो कोर्ट ने इस बात को पहली बार नोट किया है इस मामले में कि जो आरोप लगाए गए हैं इन व्यक्तियों पे ये शायद सत्य ना हो। एक्यूजेशन में नॉट बी ट्रू, यानी कि जो आरोप हैं वे सत्य हों, है ना, शायद में नॉट बी ट्रू, है ना, इस बात की संभावना है कि ये आरोप जो है निराधार हों। अमॉन्ग दोज अरेस्टेड इन दिस केस, यानी कि वे व्यक्ति जो इस केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं, लॉयर सुधा भारद्वाज वाज रिलीज्ड ऑन डिफ़ॉल्ट बेल। देखो, डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब है आपने बेल के लिए याचिका नहीं लगाई और अपने आप आपको बेल मिल गई। देखो, एक निर्धारित समय होता है, अगर उस निर्धारित समय में चार्जशीट अगर फाइल नहीं की जाती है तो आपको अपने आप जो है जमानत मिल जाती है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो सुधा भारद्वाज हैं उनको रिहा कर दिया गया था डिफ़ॉल्ट बेल के आधार पे। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ ड्यू टू के कारण द चार्जशीट अगेंस्ट हर नॉट बीइंग फाइल्ड, फाइल का मतलब है दाखिल करना, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित, कि क्या हुआ था, ये जो सुधा भारद्वाज हैं इनके खिलाफ निर्धारित समय के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। इसके अलावा जो तेलुगु पोइट हैं वारवरा राव, तो ये जो तेलुगु पोइट हैं वारवरा राव गॉट द बेनिफिट ऑफ बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, इन्हें मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पे जो है जमानत मिली। राइटर एंड स्कॉलर आनंद तेल तुंबड़े वाज रिलीज्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। अब एक और लेखक हैं, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। आनंद तेल तुंबड़े वाज रिलीज्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आनंद तेल तुंबड़े को जो है रिहा किया गया। होल्डिंग दैट, है ना, ऐसा कहते हुए, इस बात को मेंटेन करते हुए, है ना, इट कुड नॉट बी प्रेज्यूम, प्रेज्यूम का मतलब है मान लेना। तो कोर्ट ने क्या कहा, जब आनंद तेल तुंबड़े को रिहा किया, कोर्ट ने यह कहा कि इट कुड नॉट बी प्रेज्यूम्ड, कि ये नहीं माना जा सकता, है ना, कि भाई ये अनुमान आप नहीं कर सकते, दैट ही हैड रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम अ को अक्यूज्ड, कि मिस्टर आनंद तेल तुंबड़े ने जो है फंड यानी कि पैसे प्राप्त किए थे, किससे, फ्रॉम अ को अक्यूज्ड। को अक्यूज्ड का मतलब हो गया सह आरोपी, आपके साथ जो एक और अन्य जो आरोपी हैं उसको कहा गया है को अक्यूज्ड। वाइल, जबकि फादर स्टैन स्वामी डाइड इन प्रिजन, जबकि इसी केस में एक अक्यूज्ड थे, कौन, फादर स्टैन स्वामी, डाइड इन प्रिजन, उनकी जेल में मृत्यु हो गई। इन द लेटेस्ट ऑर्डर, कि ये जो नवीनतम ऑर्डर अदालत की तरफ से आया है, इस ऑर्डर में अ 2 जज बेंच हैज़ नाउ फाउंड, कि ये जो ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर किसने दिया है, 2 जज की पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया है। तो इस जज की बेंच ने क्या पाया है, हैज़ नाउ फाउंड, इन्होंने पाया है दैट द लेटर्स एंड विटनेस स्टेटमेंट्स, कि जो भी लेटर्स हैं यानी कि जो भी पत्र प्राप्त हुए हैं इस केस के रिगार्डिंग, जो भी विटनेस स्टेटमेंट्स हैं यानी कि जो गवाह हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और इन्हीं के आधार पे NIA ने अपनी चार्जशीट जो है बनाई है। रिलाइड ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है उस पर विश्वास करना, उस पर डिपेंड होना। बाय द NIA टू क्लेम, यानी कि NIA के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो दावा किया गया है, क्या दावा किया है, और जो दावा NIA ने किया है वो दावा किन आधारों पे किया है, किन चीज़ों को विश्वास करके किया है, कि ये जो लेटर्स उसे प्राप्त हुए हैं और जो विटनेस के स्टेटमेंट्स हैं, इन आधार पे NIA ने दावा किया है। क्या दावा NIA ने किया है, कि
मिस्टर गोंसाल्वेस एंड मिस्टर फरेरा वर पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, कि मिस्टर गोंसाल्वेस और मिस्टर फरेरा एक षड्यंत्र के हिस्सा थे। और क्या दावा एनआईए के द्वारा किया गया? एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स, रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया नियुक्ति करना, भर्ती करना, ऑफ पर्सन्स टू कमिट, कमिट का मतलब होता है अंजाम देना, टेररिस्ट एक्ट्स, की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों को रिक्रूट किया गया। और ये जो पूरी साजिश थी, इस साजिश का मिस्टर गोंसाल्वेस और मिस्टर फरेरा एक पार्ट थे, ये दावा एनआईए ने किया है। तो कुल मिला के इस दावे को जो 2 जज बेंच है उस टू जज बेंच ने क्या कहा है कि भाई ये जो लेटर्स हैं और ये जो विटनेस स्टेटमेंट्स हैं आर ऑफ वीक प्रोबेटिव वैल्यू एंड क्वालिटी, कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो साक्ष्य एनआईए ने प्रस्तुत किए हैं ये कैसे हैं, इनकी जो वैल्यू है या इनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है? वीक प्रोबेटिव वैल्यू। देखो, प्रोबेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी चीज़ को प्रूव करे, यानी कि प्रमाण के लिए जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो ना, तो वही बात यहाँ पे की गई है कि भाई जो बातें एनआईए ने रखी हैं वे बातें जो हैं उनकी वैल्यू और उनकी क्वालिटी कमज़ोर है, वो प्रमाण के लिए पर्याप्त नहीं है। इट इज़ नो सरप्राइज, अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट कि मैनी स्वीपिंग क्लेम्स, अब देखो यहाँ पे स्वीपिंग का मतलब हो जाएगा व्यापक, एक्सटेंसिव, कि कई तरह के दावे जो कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा इस केस के संबंध में किए गए हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष, जो अभियोग लगाता है, जो आरोप लगाता है। तो इस केस के संबंध में जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, जैसे पौधा मुरझा जाता है, तो यहाँ पे विल्ट का मतलब हो जाएगा एक तरह से कमज़ोर पड़ जाना, अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब हो गया न्यायिक परीक्षण। तो कुल मिला के जो भी दावे प्रोसिक्यूशन पक्ष के द्वारा किए गए थे वे दावे न्यायिक परीक्षण में कमज़ोर पड़ जाते हैं। देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स, इस तरह की रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं, दैट कि सम ऑफ द परपर्टेड एविडेंस, देखो परपर्टेड का मतलब होता है कथित, बोलते हैं ना कथित तौर पे, कथित तौर पे जब कोई बात कही जाती है इसका मतलब है कि भाई ऐसा कहा गया है, हालांकि अभी तक उसके बारे में कोई पर्याप्त एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कथित तौर पे ऐसा कहा गया है, उसको बोलते हैं परपर्टेड। तो इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि सम ऑफ द परपर्टेड एविडेंस मे हैव बीन, देखो इसका आप प्रयोग करते हो पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि संभव है ऐसा हुआ हो। रिमोटली का मतलब है दूरस्थ, प्लांटेड ऑन कंप्यूटर्स। तो इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि कथित तौर पे जो एविडेंस है हो सकता है उनको किसी दूरस्थ जगह से कंप्यूटर्स में प्लांट किया गया हो। कंप्यूटर्स यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, यानी कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों के द्वारा जो कंप्यूटर्स यूज़ किए गए, हो सकता है उन कंप्यूटर्स में उन एविडेंस को प्लांट किया गया हो। इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं। द टाइम हैज़ कम, यानी कि बिल्कुल समय हो गया है, समय आ गया है किस चीज़ के लिए? फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, डिटेल्ड। इवेल्यूएशन का मतलब होता है परीक्षण करना किसी चीज़ का। ऑफ दी मेरिट्स, तो यहाँ पे मेरिट्स का मतलब हो जाएगा कि भाई वे आधार ऑफ दिस होल केस। तो कुल मिला के समय हो गया है, यानी कि बिल्कुल वक्त हो गया है कि एक डिटेल्ड परीक्षण इस पूरे केस का किया जाए, यानी कि ये केस जिन बातों पे टिका हुआ है उन बातों का बहुत ही व्यापक तरीके से परीक्षण किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।